प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी परिस्थितियाँ थी और किन किन कारणों से उत्तरदायी शासन की ओर ब्रिटिश संसद ने दूसरा कदम बढ़ाया था। उस दौरान हमने कहा था कि साइमन कमीशन का आना, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशित होना, साथ में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजित होना और ये तय करना कि भारत को किस प्रकार की उत्तरदायी शासन की आवश्यकता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में 1935 का अधिनियम बना। और 1935 के अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तरदायी शासन की ओर ब्रिटिश संसद का दूसरा और शायद आखिरी कदम होगा, क्योंकि उसके बाद में कोई अधिनियम उन्होंने और नहीं बनाया। संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे हैं हम, और संवैधानिक विकास में 1935 का अधिनियम हमारे भारतीय संविधान का आधार है। हम जब भी भारतीय संविधान की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का आधार है। भारतीय संविधान का निर्णय करते हुए भी अधिकांश हिस्सा या 40 से 50% जो हिस्सा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम ये अपने आप में विस्तृत अधिनियम है और इसमें 451 धाराएं और 8 अनुसूचियाँ इसमें थी, और साथ में 3 लिस्टेड जो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट या संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूचियों का भी इसमें वर्णन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका अध्ययन संवैधानिक विकास की तरफ से न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसको हमको आधार प्रदान करता है। भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1935 की हम बात करते हैं, इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में बातचीत करेंगे। 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्तावना रखी थी कि हम ये किस लिए पारित कर रहे हैं। 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने कोई प्रस्तावना नहीं रखी, और इतना लंबा और पेचीदा संविधान अधिनियम होने के बावजूद भी कोई प्रस्तावना न रखना ये दिखाता है कि ब्रिटिश संसद है वो पूरी तरह से तय नहीं कर पाई थी कि इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। पहला इसमें जो प्रावधान है जिसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे वो है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ ये वो पहलू है या ये वो प्रावधान है जो 1935 का अधिनियम का पूरा नहीं हो सका। तय ये किया गया था, इवन दे जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी तय किया गया था कि केंद्रीय स्तर पर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही गोलमेज सम्मेलन में तय हुआ था कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए, अर्थात भारत जो है वो इतना विस्तृत भूभाग है कि वहाँ पर इकाई शासन, जो नेहरू रिपोर्ट में दावा किया गया था, इस प्रकार का शासन वहाँ पर संचालित नहीं किया जा सकता, बल्कि एक संघीय शासन की स्थापना वहाँ पर की जानी चाहिए। उसी के मद्देनज़र इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई, और ये जो अखिल भारतीय संघ है वो 11 ब्रिटिश प्रांत, उस समय ब्रिटिश प्रांत जो थे वो 11 थे, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर और बाकी देसी रियासतें जितनी भी थी उनसे मिलकर के ये संघ बनना था। इस प्रकार से हम बात करें कि ये मिलकर के एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। इसमें से प्रथम 2 फर्स्ट जो 2 थे उनके लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, मैंडेटरी था, और देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना वैकल्पिक था। बस यही कारण था कि वो संघ की स्थापना नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो देशी रियासत थी उसको संघ में शामिल होने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस या
एक प्रवेश प्रपत्र उनको भरना था और उस प्रवेश प्रपत्र में उनको वो सारी शर्तें दर्ज थी जो संघ और राज्यों के बीच, रियासतों के बीच में होंगी। तो इस प्रकार से इनको अनिवार्य किया गया, इनको वैकल्पिक रखा गया और साथ में इस प्रवेश पत्र के द्वारा जो केंद्रीय विषय होंगे, रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार, डाकतार, ऐसे जो केंद्रीय विषय होंगे वो संघ उसको डील करेगा और बाकी जो स्थानीय शासन है वो स्थानीय शासन में ये लोग स्वायत्ता रखेंगे। देशी रियासतों को स्वायत्ता दी गई थी, इसके बावजूद भी देशी राज्यों ने ये नहीं माना कि हमें संघ में शामिल होना चाहिए और संघ की स्थापना नहीं हो सकी। दूसरा, संघ की स्थापना कब होती, इसके लिए कुछ राज्य तैयार भी थे, लेकिन ब्रिटिश संसद ने ये लगा दी कि या तो आधी रियासतें, जो 500 कुछ रियासतें थी, या तो आधी रियासतें या शामिल होने वाली जो रियासतें हैं वो आधी जनसंख्या का, रियासतों की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हो तो इस मात्रा में वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, वरना संघ नहीं बनाया जाएगा। तो इसी कारण से शामिल होने वाली रियासतों की संख्या आधी नहीं थी और इतनी भी नहीं थी कि वो रियासतों की आधी जनसंख्या को कवर करती ही। इस कारण से इस अखिल भारतीय संघ, जिसकी घोषणा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश राजा द्वारा की जानी चाहिए, वो उसकी घोषणा नहीं हो पाई क्योंकि संघ नहीं बन पाया। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इसमें किया गया वो था संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यकारिणी। संघीय कार्यकारिणी में जो परिवर्तन किया गया 1919 के अधिनियम, आपको याद होगा कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। वहाँ रक्षित और स्थानांतरित विषयों के रूप में 2 विषयों का बंटवारा किया गया था। अब वो जो प्रांत में जो द्वैध शासन था वो केंद्र में द्वैध शासन, जो द्वैध शासन है अब वो केंद्र में लाया गया। तो पहला जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु था वो था अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ये नहीं बन पाया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है केंद्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी। और इस केंद्रीय कार्यकारिणी में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि वो केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, इसकी स्थापना की गई। अर्थात अब जो गवर्नर जनरल है, जो वाइसराय है या गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल के पास में 2 प्रकार के वो होंगे, एक रक्षित विषय होंगे, दूसरे स्थानांतरित विषय होंगे। एक विषय जो कहलाते हैं वो रक्षित होंगे, एक विषय स्थानांतरित होंगे। हालांकि इनका नाम दे दिया गया था, इनको ये कहा गया था कि ये जो विषय हैं वो विशेष मामले हैं, इन विशेष मामलों में सुरक्षा, विदेश, जनजाति और ये जो या धार्मिक, ये जो मामले हैं। अब इसमें जनजाति और धार्मिक मामले इसमें शामिल किए गए कि भारतीय महाद्वीप में या भारतीय क्षेत्र में जितने भी जो अल्पसंख्यक और जो जनजातीय समुदाय थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी। तो ये इनको विशेष रूप से गवर्नर जनरल को अलग से इनकी शासन का अधिकार दिया गया और इसके लिए गवर्नर जनरल 3 कार्यकारी पार्षदों की नियुक्ति करता था। 3 कार्यकारी पार्षदों को वो नियुक्ति या मनोनयन करता था। तो गवर्नर जनरल अपने 3 कार्यकारी पार्षदों के माध्यम से इसका संचालन करता था और इसके लिए उसको लोकप्रिय सरकारी मंत्रियों की उसकी सहयोग की आवश्यकता नहीं थी और उनकी सलाह की आवश्यकता भी नहीं थी। शेष जो विषय थे, जो शेष विषय रहे, इन शेष विषयों में 10 लोकप्रिय मंत्रियों की सहायता से, जो शेष विषय रहे वो 10 लोकप्रिय मंत्रियों की सहायता से गवर्नर जनरल उनको शासन संचालन करेगा। और ये जो लोकप्रिय मंत्री होंगे वो केंद्रीय विधायिका, जो केंद्रीय विधायिका या विधानमंडल, उस केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अर्थात जो लोकप्रिय मंत्री होंगे वो एक तरफ तो किसके प्रति होंगे, केंद्रीय विधानमंडल के प्रति लोग उत्तरदायी होंगे और दूसरा वो वायसराय के प्रति या गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी। तो इस प्रकार से केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई।
अब महत्वपूर्ण बात आती है कि गवर्नर जनरल थी, उसकी अपने आप में जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण थी, और गवर्नर जनरल की जो भूमिका थी वो 1935 के अधिनियम का केंद्र बिंदु है। वो 3 प्रकार की भूमिकाएं निभाता था। वो एक प्रकार की भूमिका में व्यक्तिगत निर्णय अर्थात भारतीय साख, सुरक्षा, वित्त, अल्पसंख्यक और भारतीय राज्यों के संबंध में, ध्यान दीजिए कि भारतीय साख, सुरक्षा, अल्पसंख्यक और भारतीय राज्यों के संबंध में उसको व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार था, और इन व्यक्तिगत निर्णय लेने में उसे किसी भी अन्य व्यक्ति की या उस सलाह की आवश्यकता, साख, देशी राज्य, सुरक्षा, इसके लिए किसी की भी सलाह की आवश्यकता नहीं थी। वो व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले सकता था। इसका मतलब उसमें तानाशाही प्रवृत्ति थी। दूसरे प्रकार के जो निर्णय थे जिनमें विवेकाधीन शक्तियाँ, ये दूसरे प्रकार के निर्णय थे जिनमें विवेकाधीन शक्तियाँ, जो बात की विवेकाधीन शक्तियाँ वो ये थी कि सुरक्षा, विदेश, जनजाति, धार्मिक, इन मामलों में वो 3 पार्षदों के सहयोग से वो निर्णय लेता था। इस प्रकार से वो, लेकिन वो निर्णय इनमें, चाहे वो सुरक्षा, विदेश, जनजाति, धार्मिक, इन मामलों में जो निर्णय वो 3 पार्षदों की सहायता से लेता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पार्षदों के दिए गए सुझाव को माने। और तीसरा प्रकार का जो भूमिका थी वो थी मंत्रियों के माध्यम से या लोकप्रिय मंत्रियों का। ये था कि वह लोकप्रिय मंत्रियों की सहायता से जो शेष रहे विषय हैं उनको वो संचालित करेगा। लेकिन इन सब होने के बावजूद, यहाँ पर केंद्र में उत्तरदायी शासन होने के बावजूद गवर्नर जनरल को दिया गया परामर्श या गवर्नर जनरल द्वारा नहीं माना गया परामर्श कभी भी विवेचनीय नहीं होता था। वो उसकी इच्छा पर था कि वो उसको माने या नहीं माने। दूसरा ये बात था कि विधेयकों को अनुमति देने की या अध्यादेश जारी करने के संबंध में शक्तियाँ यथावत थी। प्रांतीय जो गवर्नर थे उनको वो विशेष अनुमतियाँ देता था विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाने के लिए, उसमें वो स्वतंत्र था। इसी प्रकार से महामहिम क्राउन के पास भेजे जाने वाले विषयों के लिए वो स्वतंत्र था। तो कहने का तात्पर्य है कि गवर्नर जनरल 3 भूमिका अदा करता था: व्यक्तिगत निर्णय, विवेकाधीन शक्तियाँ और लोकप्रिय मंत्रियों के माध्यम से। इन सब होने के बावजूद जो पलड़ा था वो उसकी मनमानी और तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ था। अगर गवर्नर जनरल किसी बात को नहीं मान रहा है, किसी उसको नहीं मान रहा है, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उस पर वो आपकी बात माने। उसके बाद में अब आती है कि गवर्नर जनरल जिस केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि था या जिस केंद्र सरकार का मुखिया था, उस सरकार में इन लोकप्रिय मंत्रियों को सहायता देने के लिए केंद्रीय विधायिका की कल्पना की गई कि केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय बनाई गई। हालांकि 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी और ये तय किया गया था कि द्विसदनीय जो विधायिका है वो अधिक कारगर और सही निर्णय लेने में सक्षम रहती है। इसमें इस द्विसदनीय भूमि में केंद्रीय विधायिका या इसको विधान परिषद कहा गया, विधानसभा कहा गया। इसमें 2 सदन बनाए गए केंद्रीय विधानसभा में, एक राज्य परिषद और दूसरा सदन जो है वो संघीय सभा, फेडरल असेंबली, और ये जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। राज्य परिषद में 260 सदस्यों वाली राज्य परिषद बनाई गई। ये स्थायी सदन था और इस स्थायी सदन के 1/3 सदस्यों का प्रति 3 वर्ष बाद में चयन होता था। प्रति 3 वर्ष बाद में उनका निर्वाचन होता था। और महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता था। वर्तमान में हम देखते हैं कि राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन 1935 के अधिनियम को पेचीदा कहने का कारण ये है कि राज्य परिषद जो स्थायी सदन था उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा, और वो स्थायी सदन था उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हर 3 साल बाद में किया जाएगा। अब इसमें 260 में से 156 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चयनित हैं। ये राज्यों की जो प्रतिनिधि है वहाँ से राज्य से चयनित होंगे, और 104 जो हैं वो रियासतों के। बंटवारा इस प्रकार से किया गया। तो आपने देखा होगा कि राज्यों को 156 पद वो दिए गए, सदस्य दिए गए, और 104 सदस्य रियासतों से निर्वाचित होंगे। दूसरा जो सदन है इसको संघीय सभा कहते हैं, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, निम्न सदन कहलाता है। ये 375 सदस्य होगा, इसमें 375 सदस्य होगा, और 5 साल की इसकी अवधि होगी। इसका टेन्योर जो होगा वो 5 साल का होगा, और ये अस्थायी सदन होगा। ये क्या होगा? अस्थायी सदन होगा। और इसमें से 250 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे, और 125 है वो रियासतों से निर्वाचित होंगे। और ये जो निर्वाचन है या जो रियासतों से वो मनोनयन होता है एक तरह से, और वो अप्रत्यक्ष होगा। जो निर्वाचन क्या होगा? वो अप्रत्यक्ष होगा। अर्थात ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि निम्न सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और उच्च सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से ये अपने आप में पेचीदा होने वाली बात है। तो इस प्रकार से केंद्रीय विधान मंडल की बात की गई। उसी प्रकार से एक संघीय न्यायालय की बात की गई। संघीय न्यायालय की बात की गई, और संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश इस प्रकार की कल्पना की गई। और इस संघीय न्यायालय को जहां मौलिक अधिकारिता अर्थात सीधा विवाद सुनने की अनुमति और साथ में अपीली अधिकार दिए गए, तो दोनों प्रकार की अधिकारिता इसको दी गई थी कि वो केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में विभिन्न प्रकार के मसले उनको वो सुन सके। इसलिए संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये की गई वो ये की गई कि शक्तियों का बंटवारा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी इसमें अपनाया गया, और 3 सूचियों की बात की गई। अगर हम शक्ति पृथक्करण की बात करें तो 3 प्रकार की जो सूचियां हैं जिसकी हम बातचीत करते रहते हैं अक्सर, ये हमने कह दी कि 1935 के अधिनियम से, हमारे जो संविधान है उसमें 1935 के अधिनियम से दी है कि जो पहली सूची है वो संघीय सूची, फेडरल सूची, दूसरी सूची जो राज्य सूची, और तीसरी सूची है जो संवर्ती सूची। ये फेडरल लिस्ट, ये प्रोविंशियल लिस्ट और ये कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 प्रकार की लिस्टें की गई, और ये लिस्टिंग में हमने देखते हैं कि जल वायुसेना, जितनी भी जो सेना है, जल वायुसेना, स्थल सेना, विदेश, डाकतार, संचार, विदेश, रक्षा, डाकतार, संचार, मुद्रा, ये विषय हमेशा केंद्रीय विषय है। तो ये संघीय सूची में रखे गए, और 59 विषय जो है वो संघीय सूची में शामिल किए गए, जिन पर विधि बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को या विधानसभा को दिया गया। दूसरी जो सूची है जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, इसमें 54 विषय उन्होंने शामिल किए। उसमें न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और स्थानीय स्वशासन, कृषि, स्थानीय शासन, कृषि, ऐसे जो विषय हैं, जो राज्य स्तरीय विषय हैं, वो राज्य सूची में शामिल किए गए। और संवर्धी सूची में विवाह, तलाक, मुद्रा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पारेषण, ये विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं वो संवर्धी सूची में रखे गए, और 36 विशेष में शामिल हैं। तो इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण, शक्ति
पृथक्करण का सिद्धांत 1935 के अधिनियम की एक विशेषता है, जिसको भारतीय शासन में या भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इस शक्ति पृथक्करण के द्वारा केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया। एक केंद्रीय विषय रखे गए और प्रांतीय विषय रखे गए। केंद्रीय विषयों को रक्षित और स्थानांतरित विषयों में बांटा गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। और प्रांतीय विषय जो रखे गए उनको प्रांतीय विधायिका उनको दे दिए गए। तो इस प्रकार से उन केंद्र और राज्य के बाद में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से 3 लिस्टों के माध्यम से किया गया। ये संघ केंद्र के लिए, ये राज्य के लिए, दोनों के लिए। अगर केंद्र और राज्य दोनों में से विवाद हो तो आप जानते हो कि केंद्र के जो बनाया गया कानून है उसको मान्य किया जाता है। दूसरा, आगे जो इसमें कहते हैं कि 1935 का अधिनियम है, जिस उत्तरदायित्व की खोज में हम चले थे वो इसके द्वारा संपन्न हुआ, वो है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता या पूर्ण स्वायत्तता, जिसको कई तरह से, अब डोमिनेंट स्टेट की बात नहीं है बल्कि प्रांतीय पूर्ण स्वायत्तता दी गई। और विभिन्न प्रांतों में विधायिका स्थापना की गई और 11 में से 8 जो प्रांत है उसमें द्विसदनीय विधान परिषदों की स्थापना की गई और उनको पूर्ण स्वतंत्रता या स्वायत्तता दी गई। और वहाँ पर अधिकांश जो पद हैं वो निर्वाचन से रखे गए और जो प्रांतीय गवर्नर है वो लोकप्रिय मंत्रियों के माध्यम से शासन का संचालन करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार का जो पैटर्न है या ब्रिटिश शासन का जो पैटर्न है वो ये है कि आप विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ आप विधानमंडल को दीजिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना कीजिए, लेकिन जो गवर्नर है, जो मुखिया है, उसके पास में ऐसी शक्तियाँ होंगी कि वो प्रांतीय लोकप्रिय मंत्रिमंडल का अगर वो कहना नहीं माने तो भी वो कर सकता है। वो वीटो कर सकता था, वो अधिनियम को अनुमति दे या नहीं दे उसकी उस पर डिपेंड करता था। इसी प्रकार से जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो यहाँ नहीं है या इन तीनों सूचियों में नहीं है और जो इनके पास नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्रीय विधानमंडल को नहीं दी गई बल्कि वायसराय को दी गई। बल्कि किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। इस प्रकार से गवर्नर जनरल को 1935 का महत्वपूर्ण बिंदु बनाया गया। अब हम 1935 के अधिनियम में अगर ये बात करें, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और रखी गई यहाँ पर कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रखी गई। इस अधिनियम में कोई भी परिवर्तन करना हो तो आपकी केंद्रीय विधानसभा नहीं करेगी। इस विधेयक में संशोधन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी। इसका मतलब है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इस अधिनियम के बाद में भी बनी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि 1935 के अधिनियम ने जहां भारतीय संविधान को एक आधार प्रदान किया और संघीय ढांचे को जन्म दिया, शक्तियों का विभाजन किया, प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त या उत्तरदायी शासन की स्थापना की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ गया जिसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसके द्वारा हम एक जो केंद्रीय जो संघ है उसकी स्थापना नहीं कर पाए। दूसरा, प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन वो लागू तो हो गया और 1935 से लेकर के 1947 तक विभिन्न कहते हैं कि मंत्रिमंडलों ने काम किया। 1937 में इसके चुनाव हुए थे, कुछ ने 1939 में इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे मंत्रिमंडलों ने। तो इस प्रकार से क्योंकि गवर्नर जनरल जो प्रांतीय गवर्नर थे वो शक्ति अपने पास रखना चाहते थे, लोकप्रिय मंत्री लोगों के प्रतिनिधित्व करने से शक्ति अपने पास रखते थे। इस रस्सा किसी में प्रांतीय पूर्ण स्वायत्तता का सपना साकार नहीं हुआ और कहीं न कहीं ये जाकर के बाद में ये बात आया कि 1935 का जो अधिनियम है उसने भारतीय की उत्तरदायी शासन को सीखने में सहायता की और भारतीय जो है वो शासन में भागीदार बनना चाहिए, किस प्रकार शासन संचालन करते हैं वो सीख पाए। और इसी 1935 के अधिनियम के बाद में संसदीय शासन प्रणाली से भारतीय परिचित हुए और उन्होंने देखा कि जो 1900 जब हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और हमने क्यों संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, तब ये बताएंगे कि 1935 का और 1919 का अधिनियम था जिसने संसदीय शासन प्रणाली की नींव हमारे भारत में रखी और हम लोगों को परिचित कराया कि संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से चलाई जाती है। इस प्रकार से
क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को अधिक उसमें शामिल किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका संवैधानिक विकास में निभाई है। धन्यवाद। जय भारत।